अप्लास्टिक एनीमिया एक बहुत ही गंभीर तरह का रक्त विकार है। अगर मैं बात करूं कि अप्लास्टिक एनीमिया के कारणों पर, तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको नाक से मुंह से ब्लीडिंग होती रहती है और पेरेंट्स सोचते हैं कि ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, या जो छोटे बच्चे के डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि थोड़े समय बाद ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है और तुरंत उसका सीबीसी जांच कराइए। अगर आपको लगता है कि हीमोग्लोबिन कम है या प्लेटलेट कम है तो आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट अपनाइए। इसी तरीके से जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको अगर माहवारी बहुत ज़्यादा लंबी चलती है, 1.5 महीने 2 महीने तक ब्लीडिंग हो रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप शर्माइए नहीं, किसी भी तरह का शर्म जो है वो आपको नुकसान कर सकता है, तो आप बिल्कुल शर्म मत करिए। तुरंत सीबीसी जांच कराइए, डॉक्टर को मिलिए, गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए, नहीं तो हेमाटोलॉजिस्ट को मिलिए, और सबसे बेहतर है कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट अपनाइए। होम्योपैथी ट्रीटमेंट ब्लीडिंग रोकने के लिए काफ़ी सहायक है और अप्लास्टिक एनीमिया में हमको काफ़ी अच्छा परिणाम मिल रहा है। इसी तरीके से जिनको ब्लीडिंग पाइल्स की परेशानी है, या फीसर टेस्टुला, या उनको लैट्रिन के साथ ब्लड जाते रहता है, उनको पता नहीं चलता है, तो वो भी गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। इसके अलावा जो लोग कैंसर का कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी कराते हैं उसके बाद भी उनको प्लेटलेट कम हो जाता है। तो इस तरह के काफ़ी सारे पेशेंट आते रहते हैं। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो अप्लास्टिक एनीमिया या हाइपोप्लास्टिक मैरो या फिर आईटीपी, या वो ऐसा लेकर के आते हैं कि उनको पैनसाइटोपेनिया हो गया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आरबीसी कम हुआ तो वो हमारा केवल आरबीसी का अप्लास्टी हुआ, अगर डब्ल्यूबीसी कम हुआ तो डब्ल्यूबीसी की परेशानी हुई, प्लेटलेट कम हुआ तो वो अप्लास्टिक एनीमिया हुआ, और अगर तीनों सेल्स कम हो गया तो दैट इज़ द पैनसाइटोपेनिया। तो ये काफ़ी गंभीर तरह की परेशानी है। अगर प्लेटलेट काउंट 10,000 से कम रहेगा तो शरीर के किसी भी भाग से रक्तस्राव हो सकता है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, खांसी में ब्लड आ सकता है, आपको कमजोरी लग सकती है, थकान लग सकता है, चक्कर आ सकता है, गिर सकता है। तो ये स्थिति न पैदा हो उसके लिए आप या तो नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करें, या फिर इंदौर में हमारा एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर एंड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड है। आप वहां आकर के हमसे स्पेशली अप्लास्टिक एनीमिया के लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हो गया सर 3 मिनट एग्जैक्ट। मैं 2 बहुत ही प्रमुख बीमारी पर बात करने जा रहा हूं, एक थैलासीमिया और दूसरा सिकल सेल एनीमिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिकल सेल एनीमिया को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं, जो आदिवासी ज़िलों की काफ़ी परेशानी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है और थैलासीमिया में क्या होता है। थैलासीमिया में जो हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन है, जो हमारे जब बच्चे पैदा होते हैं, जो पेट में रहते हैं, तो उनके शरीर में फीटल हीमोग्लोबिन सर्कुलेट होता है। पैदा होने के बाद वो फीटल हीमोग्लोबिन एडल्ट हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाना चाहिए 4 से 6 महीने में। जब वो फीटल हीमोग्लोबिन एडल्ट हीमोग्लोबिन में परिवर्तित नहीं होता है और फीटल हीमोग्लोबिन ही सर्कुलेट होते रहता है, तो वो कंडीशन थैलासीमिया कहलाती है। थैलासीमिया बीटा थैलासीमिया और अल्फा थैलासीमिया है, और बीटा थैलासीमिया जो है वो मेजर बीटा थैलासीमिया और माइनर बीटा थैलासीमिया है। तो ये माइनर वाले तो हो सकता है लाइफ टाइम तक कैरी कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर बीटा थैलासीमिया है उसके पेशेंट को बार बार हर 25 दिन 28 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो हम लोग जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे उसको जल्दी जल्दी जो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है उसमें काफ़ी राहत देखने को मिल रही है। उसको बार बार ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ता, जो ब्लड चढ़ाने से उसको आयरन डिपोजिशन शरीर पर हो जाता है उसमें हम सहयोग कर रहे हैं। और जो बार बार बच्चे बीमार हो जाते हैं क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो ऐसे बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं, जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो हम उसको रोकने के लिए भी काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी अच्छा कारगर हैं। इसी तरीके से सेम कंडीशन सिकल सेल एनीमिया के साथ है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमारा जो आरबीसी है उसका शेप चेंज हो जाता है, अर्धवून या सिकल हंसिया के जैसा हो जाता है, उसमें भी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो व्यक्ति का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उसको जल्दी जल्दी थकान लगती है, कमजोरी लगती है, ग्रोथ अफेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए भी हम होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी भी सिकल सेल एनीमिया को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। उन्होंने हमको बुलाया था और हमसे आग्रह किया कि आप
होम्योपैथी से जो भी कर सकते हैं ऐसे मरीजों के लिए करिए। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, मैं उन पे जब दवाइयाँ देता हूँ तो देखता हूँ धीरे धीरे उनका बीमार होना रुक जाता है और उनका जो बार बार जल्दी जल्दी हीमोग्लोबिन कम हो जाता था वो अब कम नहीं होता है और उनको जल्दी जल्दी ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ता है। इसी तरीके से थैलासीमिया को लेकर के हमारे इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जो सिंधी कम्युनिटी से भी आते हैं, ये कई बार देखने में आया है कि सिंधी कम्युनिटी के लोगों को काफ़ी ज़्यादा थैलासीमिया की परेशानी है। तो ये चूँकि हेरिडिटरी है तो आदिवासी को भी बीमारी होती है, सिंधी को भी बीमारी होती है, दूसरों को भी हो सकती है। तो हमको इसको रोकने के लिए बेहतर तरीका है कि शादी होने के पहले दोनों पार्टनर्स का ब्लड जांच कराया जाए। उनको इस तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है जो हेरिडिटी में हो रही है, उसको देखना ज़रूरी है। इस तरीके से हम आगे आने वाली पीढ़ी में इस बीमारी को जाने से रोक सकेंगे। और अगर आपको बीमारी हो गया, आपके बच्चे को इस तरह की कोई परेशानी है, तो आप उसके लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट अपना सकते हैं। होम्योपैथी सबसे बेहतर है, सेफ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं नशा नाश का कारण। आप देखेंगे सभी जगह ये लिखा रहता है कि हमको नशा नहीं करना है। सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है कि ये हानिकारक हो सकता है, फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। दारू तो कई घर उजाड़ चुका है, फिर भी लोग दारू पीते हैं। तो हमारा जो युवा वर्ग है उनमें आज ये फैशन आ गया है कि लड़कियां भी हम देखते हैं कि रोड पर सिगरेट पीती रहती हैं, गाड़ी चलाते हुए सिगरेट पीती रहती हैं, अल्कोहल यूज़ करती हैं। तो मेरा युवाओं से ये आग्रह है कि आप अपने एनर्जी को डेवलपमेंट के लिए लगाइए। आप परिवार के डेवलपमेंट के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए लगाइए। नशा में अपना जीवन बर्बाद न करिए। आप देखेंगे कि जो नशा करता है उसका घर बर्बाद हो जाता है, उसको बहुत सारा पैसा खर्च होता है, नशा मुक्ति केंद्र जाना पड़ता है या पागलों का जो अस्पताल है वहाँ भर्ती कराना पड़ता है, शॉक लेना पड़ता है। फिर भी ये जो नशा है वो छूटता नहीं है। तो इसको छोड़ने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप शवासन करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, होम्योपैथी अपनाइए। आप सोच रहे होंगे कि एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन या फिर अवसाद, ये जो बीमारियां होती हैं इसके लिए आपको जीवन भर दवाई खाना पड़ता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप सही सेंटर पर जाएंगे, हम लोग जो हमारा एडवांस योग और नेचुरोपैथी सेंटर है जिसको हमने एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर बनाया है, वहाँ पर हम लोग नशा मुक्ति के लिए काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। वहाँ पेशेंट आता है, हम लोग उसको सारा उसके बारे में समझाते हैं, उसकी बीमारी के बारे में, उसका क्या नुकसान होगा उसके बारे में समझाते हैं। और हमारे यहाँ एक साथ तीनों पैथी के चिकित्सक बैठ करके, आयुर्वेदा के, होम्योपैथी के, नेचुरोपैथी के चिकित्सक बैठ करके उसकी काउंसलिंग करते हैं। हम लोग जो सम्मिलित, जो समग्र चिकित्सा प्रणाली है उसको अपनाते हैं और धीरे धीरे उसकी आदत में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कैंसर पर। कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, चैलेंज बना हुआ है। लोग कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी और ऑपरेशन के बाद भी जब ठीक नहीं होते हैं या फिर उनमें दोबारा कैंसर हो जाता है, तब वो लोग हमारे पास आयुष चिकित्सा पद्धतियों की ओर आते हैं, होम्योपैथी ट्रीटमेंट या नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट को अपनाते हैं। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपको शुरुआती स्टेज में ही कैंसर का पता चल गया तो आप आयुष चिकित्सा पद्धतियों का तुरंत सहयोग लीजिए। तो हो सकता है आपकी बीमारी बढ़ने से रोका जा सके या आपके शरीर में जो बार बार कैंसर की उत्पत्ति हो रही उसको रोका जा सके। हमारी जो आयुष चिकित्सा पद्धतियाँ हैं वो आपकी जीवन शैली को बेहतर बनाती हैं, तो आपको जो कैंसर का ग्रोथ हो रहा है शरीर में उसको रोक सकती हैं। साथ ही हम लोग जो करते हैं, जब उनका प्लेटलेट कम हो जाता है या एनीमिया हो जाती है, या जैसे अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो उनको उनके शरीर में ब्रेस्ट कैंसर या फिर ओवेरियन कैंसर बहुत कॉमन है, तो ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन के बाद उनके हाथ में सूजन आ जाती है, उसके लिए वो लोग हमारे पास आते हैं। इसी तरीके से अगर मैं मेल के लिए बात करूँ तो मेल में सबसे कॉमन है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर के लिए आते हैं। और जो लोग नशा करते हैं उसमें या तो टंग का, मुंह का कैंसर हो जाता है या फिर फेफड़े का कैंसर हो जाता है। तो इस तरीके से वो लोग हमारे पास आते हैं। अगर शुरुआत में होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो उनकी जीवन शैली को हम और बेहतर बना सकते हैं। तो आप शुरुआत में भी होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी के साथ भी होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं और उसके बाद में भी होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं। तो हर तरीके से होम्योपैथिक दवा आपके लिए काफ़ी कारगर है। नमस्ते दोस्तों, आज हमारे सामने है डॉक्टर ए.के. द्विवेदी, जो कि सिर्फ इंदौर शहर के ही नहीं बल्कि हमारे देश के जाने माने
होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि दुनिया में जितनी भी प्राकृतिक चिकित्सा पाई जाती है उसका काफ़ी सपोर्ट करते हैं सर। और हर एक इंसान आज की लाइफ में चाहता है कि दवाई गोलियों का जो बोझ है वो कम हो जाए, लेकिन कम नहीं होता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आदत ही घातक है। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और जो लोग इस बात को मान लेते हैं वो भी सुधार नहीं कर पाते हैं। तो बुरी आदत ही घातक है। इस मैटर पर हम आज सर से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है कि जब लोग विश्राम घाट, मतलब कि जिसे आम भाषा में शमशान घाट कहा जाता है, जब लोग विश्राम घाट पहुंचते हैं अपने किसी अपने की अर्थी को लेकर के, तो उन लोगों की आंखों में आंसू होते हैं, उनकी आंखों में पछतावा होता है। वो लोग ये सोचते हैं काश ये ऐसा कर लेते, काश वैसा कर लेते, काश कोई अच्छा ट्रीटमेंट सही वक्त पर हमारे मरीज को मिल जाता तो उसकी जान बच जाती। आजकल तो 20 साल की उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, कैंसर हो रहा है, या फिर यूँ कह लीजिए कि गर्भावस्था में ही बच्चे जब बाहर आते हैं तो दुनिया में आने से पहले ही उन्हें बीमारियां घेर लेती है। तो सर बुरी आदत ही घातक है। इस मैटर को लेकर प्लीज़ आप बताइए कि कौन सी ऐसी बुरी आदतें हैं जिनको कम करके हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमको ये समझना होगा कि जब हम कोई भी कदम उठाते हैं तो हमारा ये कदम सही है या गलत है। अगर आपने जीवन में एक कदम गलत उठा लिया तो वो कदम आपको बहुत नीचे ले जा सकता है, आपकी जीवन को बर्बाद कर सकता है। उसी तरीके से अगर आपने अपना सही कदम उठाया तो आपको दूसरों से अलग पहुंचा सकता है, बहुत ऊपर ले जा सकता है वो। तो हमको जैसे लोग नशा करते हैं तो नशा जैसी आदतों को छोड़ना चाहिए, क्योंकि नशा जो है वो बहुत ही बुरी बात है। जैसे लोग आज सेडेंट्री लाइफ यूज़ करते हैं, लोग सो करके 12 बजे 2 बजे दिन में उठते हैं और रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक सोते नहीं हैं। तो ये भी कहीं न कहीं बुरी आदत है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, चयापचय सिस्टम है, उसको कहीं न कहीं आघात पहुंचता है। उससे कहीं न कहीं बहुत ही जटिल बीमारियां हो जाती। जैसे अभी आपने बात करा कि 18 साल 20 साल या 28 साल या 30 साल में किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, तो इसका मतलब उसका जो जीवन शैली रहा है वो नियंत्रित नहीं रहा है। अगर उसमें मोटापा हो रहा है, खूब सारा वो फास्ट फूड खा रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, योग नहीं कर रहा है, अपनी नियमित दिनचर्या को वो नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। हमको मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरीके से नियंत्रित करना है। हमारे सोच को नियंत्रित करना है, हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें, दूसरों का अच्छा देख करके जेलसनेस की भावना को हम हटाएं, उससे आप बीमारी से बच सकते हैं। हाँ सर, ये आपने जो भी सॉरी मैं आपको थोड़ा टोक रही हूँ, जैसे आपने ये ज्वेलस शब्द यूज़ किया, तो डेफिनेटली आज लोग ये समझते हैं, कई सारे लोग, कि तम्बाकू, गुटखा, स्मोकिंग यही बुरी आदतें हैं। जबकि इसके अलावा मोबाइल एडिक्शन की अगर हम बात करें या सेक्स एडिक्शन की अगर हम बात करें, सीधे सीधे अगर हम शब्दावली यूज़ करें, तो सेक्स एडिक्शन में भी कई लोग फंस जाते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रह करके ब्रेकअप करके फिर से वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। वही मानसिक, अगर आपका मानसिक विकार सही है, भाई आप एक फीमेल को देख करके, किस एज की फीमेल को देख करके आपको सेक्स होना चाहिए, किस एज की फीमेल को देख कर 7 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। 7 साल की बच्ची को देख करके उसको खिलाने की इच्छा होती है, उसके साथ कोई सेक्स कर रहा है, मतलब उसको मानसिक विकार है। तो ओल्ड एज में हमने देखा कि 70 साल 65 साल की लेडी के साथ, जिसके लिए हमारे शरीर में मन में मतलब रिस्पेक्ट आना चाहिए, हाँ। उसके साथ कोई सेक्स कर रहा है तो इसका मतलब उसका वो मानसिक विकार में है, उसको मानसिक बीमारी थी और उसका मानसिक इलाज नहीं हुआ करके ये परिणाम है। हाँ, तो लोग सोचते हैं कि ये आपराधिक प्रवृत्ति, वो मानसिक बीमारी है। केवल नशा ही नहीं, उसकी जो मानसिक बीमारी है वो भी इस कारण को पैदा कर सकते हैं। जी सर। वैसे तो आपराधिक प्रवृत्ति की सज़ा क्या होती है ये आप और हम सब जानते हैं कि अगर आपराधिक प्रवृत्ति को रोकना चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान ये बोलता है कि मैं अच्छे घर से हूँ, दुनिया का हर इंसान एक अच्छे घर से ही होता है, लेकिन न्यूज़पेपर आप पढ़िए, जितने भी लोग अपराध करते हैं क्या वो अच्छे घर से नहीं होते हैं। तो डेफिनेटली अगर अपराध रोकना है तो बचपन से ही मुझे लगता है कि माता पिता को एज ए फ्रेंड उनसे संस्कार भी और एक काउंसलिंग, एक प्रॉपर काउंसलिंग हम लोग ज़रूरी होती है। हम लोग हर महीने तीसरे शनिवार को इंदौर के सेंट्रल जेल में जाते हैं, जहाँ पे हर तरह के कैदी होते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि उस समय जो क्षणिक उत्तेजना थी उसके कारण ये गलत कदम उठा लिया और उसके बाद वो पश्चाताप करते हैं। तो अगर घर में अच्छे संस्कार हैं तो आपका बच्चा अच्छा निकलेगा, आपकी बच्ची अच्छी निकलेगी। उसके लिए हमको हमारे जो पुराने पूर्वजों ने संस्कार बनाए हैं उसका पालन करना अनिवार्य है। सर, हमारी सोसाइटी में अक्सर ये भी देखा जाता है कि लड़कियों को काफ़ी जल्दी सिखाया
जाता है कि आपकी शादी होगी तो आपको कैसे बिहेवियर करना है सास के साथ में, ससुर के साथ में, घर परिवार में। लेकिन अक्सर लड़कों को छूट दे दी जाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो ज़रूरी ये मुझे भी लगता है एज ए डॉक्टर कि जितना हम लड़कियों को बचपन से घर के कामों में अव्वल बनाते हैं, सिखाते हैं, मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी बेसिक नीड्स होती हैं घर परिवार की, वो लड़कों को भी सिखाई जानी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि इक्वालिटी, एक जेंडर इक्वालिटी आ सके इंडिया में और अपराध कम हो सके। क्योंकि अगर लड़का लड़की को छेड़ रहा है तो लड़की को पढ़ाई छुड़वा के घर बिठवा दिया जाता है, लेकिन लड़का जो है वो आराम से घूमता है। तो ये कई बार ऐसा देखा गया है सोसाइटी में, जिससे कम होना बेहद ज़रूरी है या ख़त्म करने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। बिल्कुल, पुरुषों को भी अपने संयमित रूप से होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि सभी घर में हमारे लड़कों को भी उनको संयम सिखाना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए। तभी हम महिलाओं का सम्मान होगा, तभी हम सम्मानित तरीके से जी सकेंगे। ये गलत है, अगर आप लड़के को नहीं सिखा रहे हैं तो ये बहुत गलत है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना सपोर्ट किया और आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।